डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम यासिर है और मैं पाकिस्तान की पेशावर शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी जानकारी दूंगा, उसके बाद अपने चाचा जान की जानकारी दूंगा, क्योंकि ये कहानी हम दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं काफ़ी पहले अनाथ हो गया था। मेरे अब्बू और मेरी अम्मी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद मुझे मेरे चाचा जान ने पाला। मेरे चाचा जान की शादी उस समय हो चुकी थी, लेकिन उनके बेगम के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। उनकी बेगम काफ़ी खतरनाक थी, उन्हें डंडों से मारा करती थी। मैंने अपनी माँ को देखा है, बहुत अच्छे से घर का काम किया करती थी, मेरे अब्बू को संभाला करती थी। लेकिन अनाथ होने के बाद मेरे चाचा जान ने कहा कि वो मुझे पाल लेंगे। जब मैं उनके घर पहुँचा था, उसके बाद मुझे पता चला, भले ही उनकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन कैसे कट रही थी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पहले कुछ महीने मैं ये समझता रहा कि चाचा जान की पिटाई वो उनकी बेगम बहुत ज़्यादा करती है, कभी बेलन से, कभी डंडे से, कभी झाड़ू से, जो भी हाथ में आता उससे चाचा जान की पिटाई होती रहती। और एक दिन मैं अपने चाचा जान को बचाने के लिए बीच में अड़ गया था। मेरी भी थोड़ी पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद मेरी चाची जान ने मुझे बताना शुरू किया कि इनकी अय्याशियों के कारण इनकी इतनी ज़्यादा पिटाई होती है। मेरे चाचा जान जब भी कहीं घूमने जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं, और चाची जान ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। 1 साल तक उनकी पिटाई करती रही थी, फिर भी मेरे चाचा जान सुधरे नहीं थे, तो चाची जान उन्हें छोड़कर चली गई। उनका तलाक हो गया। उसके बाद मेरे चाचा जान फिर से अकेले रहने लगे, लेकिन वो मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा किया करते थे। भले ही उनकी आदतें काफ़ी अजीब थी, वो काफ़ी ज़्यादा अय्याश थे, शराब पिया करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे, फिर भी मेरा ख्याल अच्छे से रखा करते थे। मुझे उनसे ज़रा भी कंप्लेंट नहीं थी। इस तरह समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोबारा शादी नहीं हुई। मैं 18 साल का हो चुका था और उनकी उम्र 42 साल की हो चुकी थी। फिर भी वो ढूंढ रहे थे कोई ना कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो उनसे शादी करना चाहती हो। अब वो सुधरने को भी तैयार थे। उनका कहना था बस एक बार कोई उनकी बेगम बन जाए, उसके बाद वो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इस तरह अब उनके लिए कोई भी शादी के लिए लड़की मिल नहीं रही थी और वो तरसे तरसे फिर रहे थे। वो हर रिश्तेदार के पास जाते, उनके तलवे चाटने लगते कि कोई उनकी शादी करवा दे, लेकिन हर किसी का कहना था कि ये काफ़ी अय्याश है, इसकी शादी करवा के कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे चाचा जान काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे थे। उनके पास पैसे तो काफ़ी थे, लेकिन फिर भी अकेलापन उन्हें खाने लगा था। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाकों में चले जाया करते, वहाँ ढेर सारी शराब पीते और मैं घर में अकेला होता। मैं बड़ा हो चुका था, खुद का ख्याल रख सकता था, लेकिन फिर भी चाचा जान वहाँ शराब पीकर गिरे रहते। उनके दोस्त वापस आ जाते और मेरे चाचा जान 2-2, 3-3 दिन वहीं पर शराब पीकर गिरे रहते। इस तरह समय तो बीतता जा रहा था, लेकिन इस बार ये अक्टूबर का महीना था। पेशावर के आगे वाली वो पहाड़ियाँ, उन पहाड़ी इलाकों में वो घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक फार्म हाउस बना हुआ था, जहाँ मेरे चाचा जान जाकर शराब पिया करते थे। इस बार भी वो वहीं पर गए हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया उनके साथ। मैं काफ़ी समय उनको फ़ोन मिलाता रहा था, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। कुछ दिन बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उन्हें नहीं लगता कि वो ज़िंदा बचेंगे, तब मैंने सोचा मुझे वहाँ पर जाना होगा। मेरे चाचा जान ये कह रहे थे तुम यहाँ पर मत आना, तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था। क्या उन्हें कोई खतरनाक बीमारी हो गई है, या वहाँ इतना ज़्यादा खतरा है कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे चाचा जान ने मुझे तब संभाला था जब मेरा कोई नहीं बचा था।
इसलिए अब अपने चाचा जान को भी बचाने की मैं हर कोशिश करूंगा, भले ही उसमें मेरी भी जान क्यों न चली जाए। इसके बाद मैं भी उसी फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा था। बस के सहारे जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन लगभग 9 से 10 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा। उस फार्म हाउस तक चलकर मुझे 2 किलोमीटर तक जाना था। चलते चलते जब मैं फार्म हाउस तक पहुंचा, वो फार्म हाउस काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। इससे पहले यहाँ इस तरह झाड़ियाँ बिछाई नहीं हुई थी, कंटीली तारें नहीं लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था यहाँ बाहर से कई जानवर अंदर घुस आते हों, उन्हें रोकने के लिए इतनी ज़्यादा कंटीली तारें लगा दी गई हों। लेकिन जब मैं फार्म हाउस की वो डोरबेल बजाता रहा था ना, किसी ने भी वो बड़ा सा गेट नहीं खोला। 15 मिनट बाद जब उस गेट को खोला गया, मेरे चाचा जान बहुत ज़्यादा कमज़ोर, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ चुके थे, उनका शरीर कमज़ोर और पतला लग रहा था, उनका चेहरा पीला फिर चुका था। वो गेट के पास आए थे और मेरी तरफ देखकर कहने लगे थे, पीछे पीछे उस धूप में खड़े हो जाओ। अगर तुम धूप में खड़े हो गए तो मैं गेट खोलूँगा, वरना मैं गेट नहीं खोलूँगा। मैं चाचा जान की तरफ देखकर कहने लगा, चाचा जान पहचानिए मुझे, मैं यासिर हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं पहचानूंगा, जाओ पीछे धूप में खड़े होकर दिखाओ। मैं उन पेड़ों की छांव से निकलकर धूप में पहुंचा और धूप में खड़ा होने के बाद चाचा जान रोने लगे, यासिर तू आ गया यासिर। जल्दी से उन्होंने गेट खोला और कहा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर मत रुको, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे ही मैं उस गेट के अंदर गया, उन्होंने वो गेट लगा लिया और उसके बाद वो पीछे वाले उस हट की तरफ मुझे लेकर गए। अब मेरे चाचा जान से चला नहीं जा रहा था, उनका एक हाथ मेरे कंधे पर था। तब हम चलते चलते उस हट तक पहुँचे और मुझे सोफे पर बिठाकर मेरे चाचा जान कहने लगे, पीछे किचन है, तुम किचन से कुछ खाने के लिए लाना चाहते हो तो ला सकते हो, मुझ में इतनी जान नहीं है कि कुछ भी खाने के लिए लेकर आऊँ मैं। तो मैं उन्हें कहने लगा, ये कैसा फार्म हाउस है, यहाँ पर कोई सेवा करने के लिए नहीं है, यहाँ कोई वेटर नहीं है जो खाना ला कर दे, पानी ला कर दे। उन्होंने कहा, थे यहाँ पर लेकिन वो भाग चुके हैं, ये इलाका सही नहीं रहा, इन जंगलों में कोई और दिखा है जो सबको डराता है और मेरी मौत का कारण बनने वाला है। ये बात अपने चाचा जान के मुंह से सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उनसे सवाल कर रहा था, आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी उम्र काफ़ी लंबी होगी, आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होगी, आपने जो मेरे लिए किया है और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन चाचा जान की आंखों में आंसू थे और रोते रोते वो कहने लगे थे, कोई फ़ायदा नहीं, अब मुझे बचाया नहीं जा सकता और मैं चाहता हूँ यहाँ से दिन के वक्त ही तुम निकल जाओ, अंधेरा होने का इंतज़ार मत करना। ये सुनकर मैं डरने लगा था। क्या हो गया चाचा जान, मुझे पूरा सच बताइए, मैं सच जानने का हकदार हूँ, अब बताते क्यों नहीं? आपको कोई भयानक बीमारी तो नहीं लग गई? तो चाचा जान कहने लगे, भयानक बीमारी लग गई होती तो भी मैं खुश होता, लेकिन जो मेरे पीछे लगा है ना, उसके बारे में बताने से भी डर लगता है। ये बात है पिछले इतवार की। मैं अपने दोस्तों के साथ इस फार्म हाउस में आया हुआ था। हम वो पीछे वाले हट में पूल में नहाते नहाते शराब पिया करते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनकी अपनी बीवियों के साथ काफ़ी अच्छी बनती है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा छेड़े जा रहे थे। हमेशा उनकी यही आदत रही कि वो मुझे छेड़ा करते थे कि मेरी बेगम के साथ नहीं बनती थी। और पता नहीं आज उन्हें किसने बता दिया था कि मेरी बेगम मुझे बेलन से मारा करती थी। मुझे छेड़ते रहे, अंधेरा हो चुका था और नशा नहीं हो रहा था शराब का। मैं गुस्से में आ गया और उन्हें धक्का देकर मैं बाहर सैर के लिए निकल गया। अब इन पहाड़ियों में कोई खास जगह तो थी नहीं, तो मैं चलते चलते इन पेड़ों के बीच से निकलता हुआ जंगल के बीच में जाने लगा। यहाँ कई रास्ते बने हुए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास था। मुझे ऊपर वाला याद आ रहा था कि मेरी किस्मत में कोई लड़की नहीं लिखी। एक लड़की लिखी थी जो अपनी हरकतों से मैं खो चुका हूँ। अब बस एक और बेगम मिल जाए तो मैं उसके पाँव धोकर पीऊँगा। इस तरह बहुत ज़्यादा उदास, शराब की एक बोतल पी चुका था लेकिन चढ़ी बिल्कुल नहीं थी। उदासी के मारे आगे एक झील नजर आई और मुझे लगा इस अंधेरे में झील में नहाना चाहिए। और जब मैं झील के पास पहुंचा, उस झील के पास एक लड़की बैठी हुई थी। उसने सुंदर से कपड़े पहन रखे थे और एक तरफ से उसका चेहरा नजर आ रहा था।
उसने अपने पाँव उस नदी के अंदर डाले हुए थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही होगी, तो मैं चलते चलते उसके करीब गया। मैं काफ़ी आशिकाना मिजाज का हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं किस तरह से लड़कियों से बात करना पसंद करता हूँ। अब शादी नहीं हुई है, लड़कियों के सामने मुझसे फ्लर्टिंग निकल ही जाती है, तो मैं उससे भी बात करने के लिए उसके करीब गया और उसे कहने लगा, आप अकेली लगती हैं, आपके शौहर या आपका कोई भाई या रिश्तेदार यहाँ नहीं है, इस तरह से जंगल में अकेली लड़कियों को नहीं घूमना चाहिए। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अकेली कहाँ हूँ, तुम मेरे साथ जो हो। बस उसकी ये बात थी, मेरे दिल में इश्क की नई कसक जाग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसी बातें मैं करता हूँ वैसी बातें वो कर रही थी। फिर मैं उसे कहने लगा, नदी में नहा रही हो, पानी काफ़ी गहरा है, डूब सकती हो। तो उसने जवाब दिया, डूबना पानी में नहीं चाहती, डूबना आँखों में चाहती हूँ। कोई ऐसा मर्द मिल ही नहीं रहा जो मुझे अपनी आँखों में डुबा ले। इश्क की प्यासी हूँ, मुझे इश्क चाहिए, है कोई इश्क देने वाला। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा बस यही है जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, जंगलों में भटक रही थी। ऊपर वाले ने मेरे लिए इसी को भेजा था, इसीलिए वो मेरी पहली बेगम मुझे छोड़कर चली गई। किस्मत तो मेरी अब जागी है। इसके बाद मैं उससे बातें करने के लिए उसके करीब गया था और एक तरफ से चेहरा जब उसका नज़र आ रहा था, मैं क्या ही बताऊं, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की। मुझे लग रहा था ये मेरी बेगम बननी ही चाहिए, इसे मैं खुद से दूर नहीं कर सकता। और उसकी वो चमकती हुई सफ़ेद रंग की टांगें, उसने पानी में वो टांगें डाल रखी थी और हाथ से पानी को बार बार इधर उधर फेंके जा रही थी। मैं भी उसके साथ पत्थर पर बैठ गया। इसके बाद वो जैसे मुझसे फ्लर्टिंग कर रही थी और अब तो मुझे शर्म आ रही थी। इतनी ज़्यादा बेइज्जती लड़कियों से करवा चुका था। अब मुझे लड़कियां अंकल कहा करती थी क्योंकि सर पर बाल भी कम हो चुके थे और पहली बार कोई लड़की फ्लर्टिंग कर रही थी तो भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद मुझे लगने लगा था कि ये लड़की तो पट गई, लेकिन फिर वो अजीब सी बातें करने लगी। मुझे लगने लगा इससे झूठ बोलना ही सही होगा। वो पूछ रही थी, मुझे एक ऐसा मर्द चाहिए जिसकी कभी कोई बीवी ना रही हो, मुझे बिल्कुल कोरा लड़का चाहिए, क्योंकि ऐसे शौहर जो पहले बीवी रखे हुए हों वो किसी और औरत से प्यार कर ही नहीं सकते। प्यार का बंटवारा थोड़े ना होता है, जिस तरह से माँ एक होती है बीवी भी तो एक ही होती है। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी सिर्फ एक ही बीवी हो और किसी औरत पर वो गलत नज़र कभी ज़िंदगी में रखे ही ना हो। फिर मुझे घबराहट होने लगी थी कि ये भी हाथ से फिसलने वाली है। फिर मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, 42 साल की उम्र हो गई है, कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। शराब पीने की बुरी लत है, क्या करूं, इससे दूर जा नहीं पाता। लेकिन कभी किसी लड़की पर मैं बुरी नज़र नहीं रखता। कभी शादी नहीं हुई, मैंने लड़कियों की तरफ ज़्यादा देखा ही नहीं, मैं नज़रें झुका लेता हूँ। आज दूर से तुम्हारी तरफ देखा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत तुम्हारे पास लेकर आई हो। ऐसा लग रहा था मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ। वो लड़की मुस्कुराने लगी थी। मुझे लगने लगा था बात बनती जा रही है। इसके बाद बातें चलना शुरू हो गई। वो मुझसे फ्लर्टिंग करती जा रही थी, मेरे बारे में पूछती जा रही थी। फिर धीरे धीरे वादे होने लगे थे। वो मुझसे वादा चाहती थी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। उसने अपना आधा चेहरा इस तरफ किया था। आधे चेहरे पर बहुत ही सुंदर घुंघराले से बाल बिछाए हुए थे। आधा चेहरा इतना खूबसूरत, मैं कहे जा रहा था तुम्हारा पूरा चेहरा देखना है। आधा चेहरा कितना खूबसूरत है, तुम्हारे सामने तो चांद भी फीका फीका सा लग रहा है। वो कह रही थी, पूरा चेहरा इतनी आसानी से थोड़े ना दिखाऊंगी, किसी अपने को दिखाऊंगी, पराये को नहीं। वादे हो गए तो तुम अपने हो जाओगे, तब तक तुम पराये ही हो, तो थोड़ा मुझसे दूरी बना कर रखो। जब तुम अपने कहलाए गए फिर चाहे जितना करीब आना चाहो आ सकते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा उतावला होता जा रहा था और जो जो वादे वो लेती जा रही थी, मैं वादे देता जा रहा था। वो कह रही थी, मुझे अपने पास रखोगे हमेशा के लिए, किसी और को करीब आने नहीं दोगे, दो वादा। मैंने कहा, ले लो वादा, तुम्हारे सिवा किसी को करीब आने नहीं दूंगा, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। फिर उसने वादा लिया, मैं तुम्हारी पहली बेगम बनूंगी और आखिरी बेगम बनूंगी। तुम मेरे साथ ही जियोगे, मेरे साथ ही मरोगे, करो वादा। मैंने वो वादा भी कर दिया।
उसके बाद उसने वादा लिया, दिन हो या रात मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहूंगी, तुम्हारी आखिरी सांसों तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी। बोलो, देते हो वादा? मैंने कहा, वादा देता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसके बाद वो हंसने लगी थी और उसने कहा था, मैं तुम्हें अपनाती हूँ, अब तुम मेरे हुए, अब आखिरी सांस तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहती हुई वो हंसने लगी थी। उसकी वो हंसी की आवाज़ चारों तरफ गूंजती जा रही थी और मैं भी मचला सा होकर हंसने लगा था। वो इतनी क्यों हंस रही है मुझे समझ में नहीं आया। फिर लगा लड़कियां हंसती ही हैं ना, वो भी अपने शौहर को पाकर हंस रही होगी। फिर मैंने उससे कहा, तो कब हम निकाह करें? वो कहने लगी, अब निकाह की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच में दिल में लड्डू फूटने की आवाज़ें आ रही थी। ये तो प्यार भी करती है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी है। लेकिन उसके बाद जब उसने अपने पैर उस नदी के पानी से बाहर निकाले थे, उसके पैर उल्टे थे। उल्टे पैरों को देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा ये पिछल पैरी तो नहीं। मैं घबरा कर पीछे हो गया। उसने अपने वो सुंदर पैर, भले ही उल्टे थे, मेरे सामने रखे और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? मुझे अपनी बेगम के रूप में अपना चुके हो, अब डर क्यों रहे हो? अगर मेरे शरीर में कोई कमी है उसे अपनाना तो होगा। मैं भी एक बार आंखें मलकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, बेचारी कब से शरीर में किसी विकार के कारण ऐसे कर रही होगी, शायद बचपन से इसकी टांगें ही उल्टी हों। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अब उल्टे पैरों से भी तो चला जा सकता है। मैं लंबे वाले जूते ले दूंगा, किसी को पहचान नहीं होगी। उसके बाद उसने अपने आधे चेहरे से बाल हटाए। आधा चेहरा जितना खूबसूरत था, उसका आधा चेहरा उतना भयानक। वो भयानक थी उसकी लाल आंखें, जला हुआ चेहरा। और तब मेरे होश उड़ गए। तब मुझे लगा सिर्फ इसके पैर ही उल्टे नहीं हैं, इसका दिमाग भी उल्टा है। ये सच में पिछल पैरी है। तब मैं भागना शुरू हो गया और पीछे से वो आवाज़ें लगा रही थी, बेगम को छोड़कर मत जाओ, अब अपनाना होगा। ये कहती कहती वो मेरे पीछे भागती रही। मैं भी आगे आगे भागता रहा। काफ़ी करीब आती थी। उल्टे पैरों से ही भाग भाग कर वो मेरे करीब आ जाती, मुझे पकड़ने की कोशिश करती। अब मैं किसी पिछल पैरी से निकाह थोड़े ना कर सकता था, इसीलिए मैं घबराया घबराया इस फार्म हाउस में वापस आ गया था। मेरे दोस्त अब भी उसी पूल में नहाए जा रहे थे और वहाँ मुझे देखते ही इस तरह उड़ा हुआ चेहरा देख वो कहने लगे, क्या हुआ, तेरी वो पहले वाली बेगम वापस तो नहीं आ गई? और मैंने कहा, काश वो ही वापस आई होती, उससे भी भयानक देख कर आया हूँ किसी को। बस उस रात वो मुझे नज़र आती रही, कभी भयानक चेहरा उस दरवाजे के बाहर तो कभी खिड़की से झांकती हुई। जब भी मैं पानी पीने के लिए गिलास उठाता उसमें पानी गायब हो जाता। खाना खाने के लिए हाथ में मुर्गे की टांग पकड़ता, वो गायब हो जाती, सिर्फ हड्डी बचती। इस तरह खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर जब एक ही कमरे में हम सोने वाले थे, मेरे वो शराबी दोस्त एक एक बोतल से लुढ़कने वाले थे, लेकिन उस पिछल पैरी ने खिड़की तोड़ी थी। वो खिड़की जैसे धमाके से उड़ी हो। उस रास्ते जब वो कमरे के अंदर आई, एक एक बोतल पिए वो शराबी जो बेड पर इस तरह लाशों की तरह लिटे हुए थे, वो खड़े होकर चीखने लगे थे। वो चेहरा देख उनके होश उड़ गए और मेरी बातों पर उन्हें यकीन हुआ था। वो तो भाग निकले थे, लेकिन मैं भी उनके साथ गेट तक भागा था। बस उस पिछल पैरी ने गेट लगाकर कहा था, यहाँ से तुम जा नहीं सकते, यहाँ से दूर नहीं जा सकते, अब आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तुम्हारी आखिरी सांसें निकलती हुई देखना चाहती हूँ। मैं समझ गया था कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन गेट के पार मुझे जाने नहीं दे रही थी वो। इसके बाद मैंने वहाँ काम करने वाले लड़कों को कहा था, किसी मौलाना को बुला कर लाओ, मौलाना को बुला कर लाओ, मेरे ऊपर प्रेत का साया है। एक मौलाना को लेकर आए थे वो, और उस मौलाना ने इस पिछल पैरी से निजात दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया। इस फार्म हाउस के इर्द गिर्द उसने चावल की एक ढेरी सी बनाई थी, कई ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया और कहा था, इसके अंदर वो तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इन मानसिक नुकसान पहुंचा पाएगी। तुम्हें डराएगी,
तुम्हें भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन फार्म हाउस से बाहर मत निकलना। इसके बाद उस मौलाना पर भी उसने हमला किया था। मौलाना बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाया था। और फिर वो वेटर, वो फार्म हाउस पर काम करने वाले, वो हर किसी पर हमला करने लगती, इसलिए वो सब यहाँ मुझे अकेले को छोड़कर भाग गए। तांत्रिक, बाबा, फकीर, हर कोई इस जंगल में तो आता, फार्म हाउस तक पहुँच नहीं पाता। 2 लोग रास्ते में मारे गए, कई लोगों पर हमला हुआ। मुझे यहाँ कैद कर लिया है इसने। ना खाने देती है, ना अच्छे से पीने देती है, बस आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। ना तो मेरी बेगम बनी है, ना मेरी प्रेमिका बनी है, मेरी मौत का इंतज़ार करने वाली पिछल पेरी। ये कहते कहते चाचा जान बहुत ज़्यादा रोते जा रहे थे और मुझे लग रहा था चाचा जान इतनी मुसीबत में हैं, फिर रो रहे हैं, वरना उन्हें इससे पहले रोते हुए कभी नहीं देखा था। वो ना खाने दे रही है, ना अच्छे से पीने दे रही है। अब अपने चाचा जान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। मैंने अपने चाचा जान को कहा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं अब उसका मुकाबला करके ही रहूँगा। कोई बात नहीं, देखता हूँ वो पिछल पैरी अंदर कैसे आती है। भले ही आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए, लेकिन मैं उसे यहाँ से भगा कर ही रहूँगा। अब अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा था और चाचा जान के लिए मैंने पहले खाना बनाया और चाचा जान उसे खाने से डरते जा रहे थे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने खाना खाया और मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे आखिरी बार देख रहे हूँ। 8:30 बजे अंधेरा हो गया था। मैं अब रात का खाना बनाने लग गया था। मुझे अब उस पिछल पेरी को भी देखना था। इसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा वो पिछल पैरी कब आती है। इसके बाद मेरे चाचा जान के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं रसोई से सीधा उनके कमरे की तरफ भागा। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, वो रोशनदान पर लटके हुए थे, आधे रोशनदान से बाहर, आधे रोशनदान के अंदर। वहाँ फंसे चाचा जान चीखे जा रहे थे। मैंने पीछे से उनकी टांगें खींची थी, उस रोशनदान से खींचकर दोबारा कमरे में लेकर आया और उस रोशनदान से मुझे एक चेहरा नज़र आया था। आधा बहुत खूबसूरत, आधा बहुत भयानक, और एक हंसने की आवाज़। वो हंसने की आवाज़ पहले तो रोशनदान के पास आती रही, फिर दूर एक पेड़ के पास से आने लगी और चाचा जान रोते रोते वो मुझे फिर से ले जाने आई थी। वो फार्म हाउस के बाहर ले जा नहीं पा रही है मुझे, इसीलिए अब तक ज़िंदा हूँ मैं। उस मौलाना ने किसी तरह यहाँ तो मुझे बचा लिया, लेकिन इसकी शक्ति के सामने उस मौलाना की कुछ नहीं चली। ये मुझे मार कर तो ज़रूर दम लेगी, मुझे बचाया नहीं जा सकता। इसके बाद एक बड़ी सी छड़ पकड़ ली थी मैंने। मुझे लगा ये पिछल पैरी आई तो इस छड़ से मारूंगा। इसके बाद खिड़की के आसपास से ठक ठक की आवाज़, कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। ना तो हमने खिड़की खोली, ना दरवाज़ा खोला, और उसके बाद मैं अपने चाचा जान के साथ ही उस बेड पर लेटा हुआ था। चाचा जान डर के मारे कांप रहे थे, सर पर उनके पसीना आए जा रहा, और उस बेड के नीचे से एक बाजू निकली थी, काले रंग की भयानक बाजू, जिसने चाचा जान की टांग पकड़ी और बेड के नीचे उन्हें खींच लिया। वो आधे खींचे थे। मैं दूसरी साइड से बेड के नीचे गया और डंडा मारने लगा। नीचे कोई नहीं था। कहाँ से वो हाथ आया, कैसे उन्हें खींचा, कुछ नहीं पता, लेकिन ये घटनाएं बार बार हो रही थी। चाचा जान बता रहे थे वो भले ही सीधे तौर पर उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन डरा डरा कर अंदर से उन्हें मारने में लगी हुई थी। वो उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ रहेगी। अब मुझे अपने चाचा जान पर तरस आ गया था, इसलिए मैं उस कमरे से बाहर निकला और चीखने लगा था, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझसे मुकाबला करो। मेरे चाचा जान को तंग कर रही हो, मेरे जैसे नौजवान से लड़ो अगर लड़ना चाहती हो। इसके बाद उस पेड़ के पीछे से वो भयानक चेहरा बाहर आया था, मुस्कुराती हुई, और उसका जो आधा चेहरा था खूबसूरत वाला, उसने बालों से ढक रखा। फिर वो उस पेड़ की दूसरी साइड गई, वहाँ से निकली, और इस बार भद्दा चेहरा ढक रखा था, खूबसूरत वाला चेहरा आगे की तरफ करके कहने लगी, तुम अपने चाचा को बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे निकाह कर लो।
तुम्हारे चाचा ने तो झूठ बोला, झूठे वादे किए, तुम सच्चे वादे करना चाहते हो। मैंने कहा, मेरे चाचा जान को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अच्छा, अपने चाचा को बचाने के लिए ये कर रहे हो, मुझे ऐसा वादा नहीं चाहिए। मेरी तरफ देखो, मेरी नज़रों से नज़रें मिलाओ, फिर बताओ क्या मुझे अपनी बेगम बनाना चाहोगे? मैं साधारण लड़की बन जाऊंगी, जैसी तुम चाहते हो वैसी, खूबसूरत इससे भी ज़्यादा बन जाऊंगी। मैं जैसी तुम चाहते हो वैसी बनूंगी, दिखने में भी वैसी। क्या निकाह कर पाओगे? मैं सोचने को मजबूर हो गया था। एक पिछल पैरी जिसकी मौत हो चुकी है, वो साधारण लड़की कैसे बन सकती है? वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और बिल्कुल पानी की तरह चमक रही थी। मैं उसके करीब गया और उसे डंडा मारने के लिए जा रहा था, लेकिन वो कहती जा रही थी, करो वादा कि तुम मेरे होगे और आखिरी सांस तक मेरे रहोगे। मैं चाचा जान की कहानी सुन चुका था। मैं जानता था कैसे वादे लेकर ये आपसे चिपकती है। मैं वैसा वादा करने वाला नहीं था। मैंने भी चतुराई दिखाई और मैं उसके करीब जाकर कहने लगा, मैं एक वादा करता हूँ। उसने कहा, कौन सा? मैंने घुमाकर सर पर उसे डंडा दिया, लेकिन डंडा उसके सर से टकराने से पहले वो पेड़ के पीछे से गायब हो गई। और तब आधे शब्द मैंने निकाले, वादा करता हूँ तुम्हारे इस डंडे से मैं पिटाई करता रहूँगा। वो हंसती हुई एक और पेड़ के पीछे से निकली और कहने लगी, तुम चालाक लगते हो, तुम इतनी आसानी से फिसलने वाले नहीं, लेकिन खूबसूरती को छोड़ रहे हो। जो तुम चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ। चाचा को भी छोड़ दूंगी, तुम्हारी भी हो जाऊंगी, निकाह तक नहीं करूंगी। आ जाओ मेरे साथ, लेकर चलती हूँ तुम्हें एक ऐसी जगह जो जन्नत से कम नहीं होगी। जहाँ से वो बोल रही थी वहाँ मैंने डंडा घुमा कर दिया और वो फिर पेड़ के पीछे से गायब। लेकिन जब वो मेरे पीछे आई, मेरी टांग को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। मुझे उस पेड़ पर उल्टा लटका दिया और ऊपर से छोड़ा। मेरा सर ज़मीन पर टकराया, मेरे कंधे दर्द करने लगे और मेरे चाचा जान की चीखें उनके कारण दोबारा उठ खड़ा हुआ था, वरना शरीर तो बहुत दर्द कर रहा था। फिर मैं भागा चाचा जान के कमरे की तरफ। चाचा जान को दीवार पर लटकाया हुआ था उसने। वो छत पर इस तरह से मकड़ी की तरह चिपकी हुई और चाचा जान की गर्दन पर बार बार दांत गड़ाए जा रहे, धीरे धीरे उन्हें जख्मी कर रही थी। और मैं चीखते हुए चाचा जान के करीब गया और वो एक झटके से उस छोटे से रोशनदान से बिल्कुल रबर की तरह छोटी होकर गायब हो गई। मैं जानता था चाचा जान ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो तड़पा रही थी चाचा जान को। आखिर उनकी भी क्या गलती? उन्होंने शादी के लिए ही तो हाँ कहा था। निकाह की हामी भरने के बाद एक पिछल पैरी इस तरह से चिपक जाती है, हमें पता नहीं था। चाचा जान रो रहे थे और मुझे तरस आ रहा था चाचा जान पर। पहली बेगम भी उन्हें छोड़ गई, पीट पीट कर। उनकी बुरी आदतें वो अब छोड़ चुके थे और अब उनके पीछे एक पिछल पैरी पड़ गई। ऐसी किस्मत ऊपर वाला किसी को ना दे। अब मैं क्या करूं? इसके बाद मैंने फ़ोन घुमाना शुरू कर दी। मैं जितने भी बाबाओं, तांत्रिकों और ऐसे मौलानाओं को जानता था उन सब से बात करनी शुरू कर दी और सबका कहना था, अपने चाचा जान को यहाँ लेकर आओ, यहाँ झाड़ फूक करनी होगी। कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं था। फार्म हाउस जहाँ पर पिछल पैरी अपना आतंक मचा रही थी, वहाँ कदम कोई नहीं रखना चाहता था। फिर मैं एक ऐसे मौलाना से मिला जो मेरी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन डरते वो भी थे। पिछल पैरी जब किसी की सांसों का वादा ले लेती है ना, छोड़ती नहीं उसे, और जो उसे बचाने की कोशिश करता है वो उसे भी मारने की कोशिश करती है। बचा नहीं पाओगे अपने चाचा को, लेकिन एक सच तुम निकाल सकते हो। आखिर पिछल पैरी यहाँ कैसे आई? कोई पिछल पैरी का इतिहास नहीं जानता। कहाँ से आई पिछल पैरी, कैसे यहाँ पर रुकी, किस आत्मा से जुड़ी है? तुम्हें हर राज को जानना होगा। हर राज जानने के बाद कोई भी प्रेत, जिन्न जिसका पुराना राज तुम्हें पता चल जाए, वो तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाता है। उस राज का इस्तेमाल करके तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो। कर पाओगे ये? इसके लिए तुम्हें फार्म हाउस से बाहर निकलना होगा, और फार्म हाउस से बाहर निकलते ही वो पिछल पैरी
तुम पर भी हमला कर सकती है। कर पाओगे ये सब? मैंने हामी भर दी और फोन रख दिया। यानी अब मुझे शुरू से शुरुआत करनी होगी। पिछल पैरी कहाँ से आई? आखिर यहाँ पर ये कर क्या रही है? वो सच जानने के लिए मैं उस फार्म हाउस से बाहर निकला था। मेरे चाचा जान ने जिस जंगल में जाने की बात बताई थी, मैं उसी तरफ निकल पड़ा था और वहाँ वो पिछल पैरी बार बार नजर आ रही थी, आसपास से बड़ी सुंदर सी आवाज़ में। कहाँ जा रहे हो? कुछ बातें तो कर लो। मैं नहा रही हूँ नदी में, आओ, देखना चाहते हो मेरी खूबसूरती? मैं उसकी एक चाल में नहीं फंस रहा था, बस वहाँ से निकलता रहा और आगे मैंने कई गांव देखे जो जंगलों के बीच में बने हुए थे और वहाँ जाकर मैंने पूछना शुरू किया, आखिर ये पिछल पैरी का सच क्या है? कौन सी प्रेतनी है या जिन्न है? क्या चीज़ है ये? मुझे इसके बारे में पूरा सच चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी बताई जो बहुत कम लोगों को वो बताते हैं। इस कहानी पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन पिछल पैरी की ये कहानियाँ सिंध, पेशावर और कराची के इलाकों में सुनाई जाती है। बहुत साल पहले, 1000 से ज़्यादा साल पहले की बात होगी। यहाँ घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी। यहाँ का जो राजा था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो टैक्स कम लिया करता और लोगों को सहूलतें ज़्यादा दिया करता। मुफ्त में खाना भी बांट दिया करता जब कभी यहाँ पर बिल्कुल बारिश ना हो। इस तरह लोग बहुत ज़्यादा सुखी थे और ये लड़की भी जवान हो चुकी थी। इसके बाद इस लड़की की शादी भी एक ऐसे लड़के से हुई जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और इस गांव में इस जोड़े की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाती। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे थे और वो लड़का खेती का काम किया करता। उसका शरीर तगड़ा और सुडौल था और ये उस पर बहुत ज़्यादा मोहित थी और वो इस पर बहुत ज़्यादा मोहित था। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरे ही रहते। शादी होने के बाद भी दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटती ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके एक बेटा भी हुआ, लेकिन उनकी खुशी को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। उस राज्य पर किसी और राजा ने हमला कर दिया था जो बहुत ज़्यादा क्रूर था। वो वहशी था, वो मर्दों को मार दिया करता था और औरतों को अपना गुलाम बनाया करता था। उस राजा ने जब हमला किया था तो छोटी सेना थी इस राज्य की, फिर भी इस राजा ने कहा जो भी लड़ना चाहता है सेना में आ सकता है, क्योंकि वो क्रूर राजा आ गया किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते रहे कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, राजा तो बदलते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी इस तरह गांव में चलती रहेगी। लेकिन उस लड़की का पति कह रहा था, वो क्रूर राजा अगर यहाँ पहुँच गया, मर्दों को मार दिया जाएगा, यहाँ कोई औरत रह नहीं पाएगी। वो खूबसूरत औरतों का दीवाना है, वो हवशी है, वो किसी को नहीं छोड़ता। कोई मान नहीं रहा था तो वो उससे लड़ने के लिए खुद गया था, उस सेना में भाग लेने के लिए। उस लड़की ने मना किया कि ना जाओ, आप यहीं रहो, लेकिन उस लड़की ने कहा जाना ज़रूरी है, सब यहाँ रुके तो युद्ध हम हार जाएंगे। उसके बाद युद्ध हुआ। इतनी सेना बनने के बाद भी वो हार गए और उस लड़के की मौत भी वहीं युद्ध में हो गई थी। इसके बाद उसकी मौत के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपने बेटे का ख्याल रखने लगी। अब उस क्रूर राजा का शासन इस पूरे इलाके पर हो गया था और उसने आदेश दिए जितने भी मर्द यहाँ आसपास के गांव में हैं उन्हें गुलाम बनाया जाए और सेना में भेजा जाए। जो बात नहीं मानेगा उसे खदानों में काम करने के लिए भेज दिया जाए, जो वो बात भी ना माने उसे जान से मार दिया जाए। कोई मर्द गांव में होना नहीं चाहिए, सिर्फ औरतें होनी चाहिए और जो औरतें जिस सैनिक को पसंद है वो उठाकर ले जा सकते हैं। ये बात का पता जब औरतों को लगा था वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मर्दों को मारा गया और तब उस लड़की को लगा था कि उसके बेटे को भी उठाकर ले जाएंगे और क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है तो कोई ना कोई मर्द उसे भी उठाकर ले जाएगा। तब उसने सोचा अपनी खूबसूरती को ख़त्म करने का समय है। उसने अपने चेहरे को एक चाकू से कुरेदना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपने चेहरे को कुरेद रही थी उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा डर गया। तब उसे लगा अगर वो अपना चेहरा भद्दा बना लेगी तो उसका बेटा उसे पहचानेगा नहीं। तो उसने एक नई तरकीब लगाई। उसने आधा चेहरा कुरेदा, आधा चेहरा जला दिया। इतना भयानक चेहरा बना लिया जिसे देखकर हर कोई डर जाए और अपने सुंदर चेहरे के ऊपर उसने बाल रख लिए।
उसके लंबे बाल थे जो हमेशा वो चेहरे पर ढके रखती। इस तरह जब वो बाहर निकलती उसका भद्दा चेहरा देखकर सैनिक भाग जाते। कोई उसके पास नहीं आना चाहता था क्योंकि वो बहुत भयानक दिखने लगी थी। लेकिन जब वो घर आती वो अपना सुंदर वाला चेहरा अपने बेटे को दिखाती और उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश। इस तरह वहाँ पर वो बची रहने लगी। लेकिन एक गलती उसने कर दी। एक बार खेलते खेलते अपने बच्चे के साथ वो उस झोंपड़े से बाहर दिखी और एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ी। अपने बेटे को दिखाने के लिए उसने खूबसूरत चेहरा बाहर निकाला हुआ था और भद्दा चेहरा बालों से ढका हुआ था। सैनिक ने देख लिया कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर इस गांव में बची कैसे हुई है, ये उसकी साथी बननी चाहिए। इसीलिए उस पर हमला करने के लिए वो आया था। जब उसने उस लड़की को उठाना चाहा तो उसके पूरे चेहरे को देखा और वो बहुत डर गया। तब उसे पता चला उस लड़की ने अपना खुद का चेहरा भयानक इसलिए किया ताकि वो बच सके। और वो सैनिक कहकर चला गया, कल सुबह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उठा लिया जाएगा। तुम्हें कोड़े मारकर सजा दी जाएगी क्योंकि खूबसूरती ऊपर वाले ने दी है और तुमने उसे खराब किया है। ये कहकर वो सैनिक वहाँ से जा चुके थे और अब उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। वो उस गांव को छोड़कर जंगलों में भाग गई और जंगलों में उसे जादूगर मिले और वो जादूगरों के साथ रहने लगी। वहाँ जादूगरी की विद्या सीखने लगी। अपने बेटे के साथ बचती बचाती रहती गई। जादूगरों ने कई काली विद्याएं उसे सिखाई थी क्योंकि बचने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो कमज़ोर थे, उसका बेटा भी अभी छोटा था, वो लड़ नहीं सकते थे, आराम से मारे जाते। तो जादूगरों ने ऐसी काली विद्याएं सिखाईं जिससे वो बच सकती थी लेकिन फिर भी उसे छिपना रहता। इसके बाद जब सैनिक उस जंगल में पहुंचे उस लड़की को उन्होंने देख लिया कि वो जादूगरों के साथ रहती है। तब वहाँ उन्होंने जादूगरों पर हमला किया था। वो जादूगरों को भी अधमरा कर दिया था। उस लड़की को भी बहुत पीटा था। उसे एक पेड़ से बांधकर कपड़े उतार कर इतने कोड़े मारे गए थे कि पूरे शरीर पर निशान ही निशान बन गए थे। वो बहुत दर्द से कराह रही थी और मरने की कगार पर थी। उसके बेटे को उठाकर ले जाया गया। वो रोती रही अपने बेटे को बचाने के लिए लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो सैनिक वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद वो वहीं पर तड़प रही थी और जो भी जादूगर अधमरे थे वो शक्तियों से खुद को बचा पाए और उन्होंने उस लड़की को भी बचाया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी काली विद्या उस लड़की को सिखाई थी जिससे वो लड़की एक काली डायन के समान बन सकती थी, एक शक्तिशाली चुड़ैल के समान। उन्होंने वो काली विद्या से एक ऐसी देवी की शक्ति उन्हें प्राप्त करवानी चाहिए जिससे वो कुछ भी मांग सकती थी। उसने भी वो काली शक्ति के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। वो काली शक्तियों को बुलाने लगी, वहाँ पर हर तरह के तरीके अपनाने लगी, बलि देने लगी और अंत में उस देवी से उसे शक्तियाँ मिली कि वो एक चुड़ैल और डायन के समान शक्तिशाली होगी और जिस भी मर्द के मन में वासना होगी वो उसे मार सकती है। लेकिन एक कमी है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। वो मार तो सकती है लेकिन अपने कदम मारने के लिए आगे नहीं बढ़ा सकती। ये उसे शक्ति मिली थी जिसका अर्थ उसे बाद में समझ में आया। उसने अपनी बलि उस देवी के सामने दी थी और मरकर वो वहीं डायन चुड़ैल का मिश्रण बन गई और वहाँ वो लोगों का शिकार करने की कोशिश तो करती लेकिन मार नहीं पा रही थी। जब भी वो किसी को नुकसान पहुंचाती, उसे जख्मी करती, लेकिन जब जान से मारने की कोशिश करती तो उसके पांव पीछे हटने लगते। उसे तब याद आया उसे जो शक्ति मिली है उसके अनुसार जब भी वो मारने की कोशिश करेगी उसके पांव उल्टे चलेंगे, वो उससे दूर चली जाएगी। वो रोने लगी थी। दोबारा से उसने उन शक्तियों को बुलाने के बारे में सोचा और उसने दोबारा उस देवी को बुलाया और मांगा, मुझे इस शक्ति का और ऊपर वाला स्तर चाहिए, मैं मारना चाहती हूँ। देवी ने कहा, जो वरदान मिला है वो सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं। तब वो रोती रही थी और उसने एक तरीका निकाल लिया था। उसने अपनी टांगें उल्टी कर दी, अपने पैरों को तोड़कर उल्टा कर दिया और इस तरह उसके पैर पीछे की तरफ हो गए। अब वो पीछे नहीं हटती बल्कि आगे बढ़ सकती थी क्योंकि उसके पैर ही उल्टे थे। तो वो जिसे मारना चाहती उल्टे पैरों से भाग भाग कर पकड़ती और मौत के घाट उतार देती। उन सैनिकों को उसने मौत के घाट उतारा था जो उस जंगल में आते। जो भी मन में वासना रखे होता वो उसे मार देती। जितने सैनिक औरतों को उठाने के लिए आते वो उन्हें मौत के घाट उतारती और वहाँ उनके टुकड़े फेंक देती।
इस तरह वो पिछल पैरी बन गई थी जो उन जंगलों में भयानक खौफनाक यादें बना देती थी लोगों के दिलों में। वो राजा के सैनिक जंगल में आने से डरने लगे थे, लेकिन उस पिछल पैरी को कभी उसका बेटा नसीब नहीं हुआ। वो कहाँ लेकर गए उसे वो कभी जान नहीं पाई और हमेशा वो इन जंगलों में भटकती रही। और कहते हैं कि जो भी इन जंगलों में ऐसी ही तरह मारी गई लड़की वो भी पिछल पैरी ही बनती थी। वैसी शक्ति जो उसकी इच्छा अधूरी हो और वासना के कारण उस लड़की को मारा गया हो वो पिछल पैरी बनती है। वैसी ही शक्ति पाती है और वो भी वैसे ही काम करती है। ये भी वैसी ही पिछल पैरी होगी और वासना के कारण तुम्हारे चाचा के पीछे पड़ गई। मैं उन गांव वालों से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और तब मुझे पता चला उस पिछल पैरी से बचने के लिए ये गांव वाले भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उनके पास भी वैसी जादूगरों वाली शक्तियां हैं जिससे वो पिछल पैरी को रोकते हैं। मैं उनके पांव पड़ गया था कि मेरे चाचा जान को बचा लीजिए। वो पहले तो मेरी बात मान नहीं रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें मानना ही पड़ा। किसी तरह मैंने उन गांव वालों को मना लिया। वो मेरे साथ उस फार्म हाउस में जाने को मान चुके थे। ये 5 लोग थे, लेकिन जब हम फार्म हाउस की तरफ जाने लगे थे वो प्यारी प्यारी आवाज़ें इधर उधर से आ रही थी। कहाँ जा रहे हो? अकेले अकेले मर्दों कहीं मत जाओ, अपनी साथी को तो लेकर जाओ। कौन मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसे प्यार दूंगी, बस मेरे प्यार को अपना लो। आ जाओ, सबको खुश कर दूंगी। लेकिन उन सब जादूगरों ने कानों में रुई ठूंसी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे वो बहका सकती है। लेकिन वो मुझे देखकर हैरान थे कि तुम उस पर मोहित क्यों नहीं हो रहे, उसके प्यार में क्यों नहीं गिर रहे। क्या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई देखी है तुमने? मैंने कहा, मैं खूबसूरती के कारण उसे पसंद नहीं कर रहा, बात कुछ और है। मैं उन्हें बता नहीं रहा था कि मैं इतना सख्त लौंडा कैसे बन गया था। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। वो देखे जा रहे थे कि कैसे उसकी बातों में मैं गिर भी नहीं रहा हूँ। वो मुझे फंसाने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे फंसा नहीं पा रही है। जब हम फार्म हाउस में पहुँचे थे तब वहाँ मेरे चाचा जान गले में फांसी का फंदा लगाने वाले थे। ऊपर बैठी वो पिछल पैरी अपने पैरों से उस रस्सी को बांध रही थी। वो उन्हें वहीं मारना चाहती थी। भागते हुए हम वहाँ पहुँचे और मैंने चाचा जान को उस रस्सी से दूर कर लिया। वो पिछल पैरी उस पेड़ के ऊपर हंसती जा रही थी और कह रही थी, फिर से बचा लिया, लेकिन कब तक? मैं इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी। इसकी आखिरी सांस तक मैं इसके साथ रहूंगी। अब उन जादूगरों ने कहा था, तुम इसे कहानी बताओ, इसे नीचा करने की कोशिश करो कि ये इसकी गलती है। मैं समझ गया वो क्या करवाना चाहते थे। वो अपने गुस्से पर लगाम नहीं लगा पा रही थी और वो लगाम मुझे लगानी थी। मैंने उससे कहना शुरू कर दिया, देखो, तुम्हारे बेटे को मेरे चाचा ने अगवा नहीं किया था। तुम पिछल पैरी की वो शक्ति लिए हुए हो ना। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम वही पिछल पैरी हो जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है? तो वो कहने लगी, नहीं, मैं वो महान पिछल पैरी नहीं हूँ, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तुम मर्द कितनी औरतों पर गिरते रहते हो, कभी अपनी एक बेगम से खुश नहीं होते। मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला था। मेरे शौहर बाहर कहाँ कहाँ मुँह मारा करते थे, मुझे पता ही नहीं चला। जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ लिया, मुझे वहीं मिट्टी में दफना दिया था उन्होंने। मैं जिंदा थी, गला घोंटा था मेरा, लेकिन मैं अभी जिंदा थी। मिट्टी में मुझे जिंदा ही दफना दिया था और तब से मुझे लगा बदला तो लेना होगा। मैं मर तो गई थी, लेकिन पिछल पैरी बनकर मैं वापस आई। उनकी बेगम को तो मार नहीं सकती थी, लेकिन अपने शौहर को मारने में बहुत मज़ा आया। और उसके बाद से यहाँ जितने भी लोग वासना के कारण औरतों पर बुरी नज़र रखते, यहाँ जंगल में उनकी लाशें मैं देती तक नहीं, यहाँ दफना देती। जिंदा दफना कर मारती हूँ मैं।
और अब तुम्हारे चाचा को भी मैं मारूंगी। आखिरी सांस तक वादा किया है, वादा नहीं तोड़ती मैं अब उसे कहता जा रहा था, मेरे चाचा ऐसे नहीं हैं, देखो उनका निकाह नहीं हुआ, वो बस झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उनकी जो बेगम थी उन्हें बहुत ज़्यादा मारा करती थी। ये पहले थोड़े से अय्याश हुआ करते थे और औरतों पर नज़र रखते थे, इसलिए बेगम मारती थी और इनका तलाक हो गया। उसके बाद से मेरे चाचा सुधर गए थे। वो तो आप में अपनी बेगम को देख रहे थे, इसीलिए आप पर गिर गए, लेकिन उन्होंने गलत नज़र नहीं रखी होगी। तब उस पिछल पैरी ने कहा, क्या बताया इसने? ये कहानी बताई, सच्ची कहानी नहीं बताई, क्या क्या किया इसने वहाँ पर? मैं तो नदी में बैठी हुई थी और मैं आने जाने वाले को फंसाने की कोशिश तो करती ही हूँ। मैं इसे फंसाना चाहती थी अपनी आवाज़ से, लेकिन ये गंदी गंदी बातें करने लगा। तब मुझे लगा ये तो शिकार है। फिर मैंने अपना ये भयानक चेहरा ऐसे दिखाया था। आधा खूबसूरत चेहरा देख इससे रुका नहीं जा रहा था और मेरे भयानक चेहरे से भी ये डरा नहीं, मेरे कपड़े उतारने लगा था। एक पिछल पैरी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। कितना हवशी है ये, औरतों को देखकर इसे ये समझ में नहीं आता जिंदा है या मरी हुई है। इस वहशी को जिंदा रहने का हक नहीं है। तब वो मेरे चाचा जान को मारने पर उतारू हो गई थी और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। वो जादूगर भी कहते जा रहे थे, अब इसे बचाया नहीं जा सकता, ये मार कर ही दम लेगी, अब तुम इसे बातों में भी नहीं फंसा सकते। गलती तो तुम्हारे चाचा की ही है, इसने एक औरत की इज्जत पर हाथ लगाने की कोशिश की, अब ये ऐसे छोड़ने वाली नहीं। गलती को ये माफ़ कर सकती है, लेकिन इस तरह बुरे काम को नहीं। तब कोई रास्ता ना देखकर उन जादूगरों ने अपने सर झुका लिए और मैं उस पिछल पैरी से लड़ता जा रहा था। मुझे उठा उठा कर वो फेंक रही थी। उसका वो भयानक चेहरा, वो किसी प्रेतनी से कम नहीं, मुझे पेड़ पर पटक रही थी। और तब मैं जादूगरों के पांव पड़ गया। कोई तो रास्ता होगा। आपकी जादूगरी में क्या इनकी आखिरी सांस का कोई रास्ता नहीं है? वादा लिया था उसने आखिरी सांस का। इसे मारकर आप जिंदा नहीं कर सकते? क्या मेरे चाचा को मारकर जिंदा नहीं कर सकते? तब वो जादूगर एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगे थे और मुस्कुरा कर कहने लगे, ये तरीका तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इसने आखिरी सांस का वादा किया है तो आखिरी सांस इसकी यहीं पर होगी। उन्होंने अपने झोले से एक लाल रंग का पाउडर सा निकाला और मेरे चाचा के माथे पर, और मेरे चाचा की वहीं पर मौत हो गई। और वो पिछल पैरी चीखती हुई, इसे मुझे मारना था, इसे मैं मारना चाहती थी, तुमने इसकी आखिरी सांस यहीं क्यों रोक दी? वो मुझ पर हमला करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई और खुद को रोककर पेड़ पर चढ़ गई। तब उन्होंने एक हरे रंग का पाउडर वहां मारा, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का एक अजीब सा पाउडर फेंका और मेरे चाचा की सांसें फिर से चलने लगी। तब वो पिछल पैरी उसी पेड़ पर बैठी। जिंदा भी कर दिया। तुम भी वैसे ही हो। सब मर्द एक दूसरे का साथ देते हैं, औरत का साथ कोई नहीं देता। ये दुनिया मर्दों की है। मर्द जितने भी बुरे हों उन्हें बचा लिया जाता है, औरत को बचाने तो कोई नहीं आता। इसके बाद मैंने उन जादूगरों को कहा था, मेरे चाचा जान को यहाँ से ले जाओ। मैं चाचा जान को उठाना चाहता था लेकिन पिछल पैरी ने मुझे पकड़कर पेड़ के पास जैसे बांध सा दिया। मैं हिल नहीं पा रहा था। तब उस पिछल पैरी ने कहा था, तुम्हारे चाचा तो बच गए, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो जादूगर मेरे चाचा को ले जा चुके थे और मेरे चाचा शहर जाने वाले थे, लेकिन मुझसे वो क्या बात करना चाहती थी। तब वो पिछल पैरी ने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया, मेरे सामने नाचने लगी थी। उसके कपड़े पारदर्शी थे। मैं बार बार आंखें बंद करता, मुझे शर्म आ रही थी। मैं उसे इस तरह से देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लुभाने की उसने हर तरह की कोशिश की और कहा, क्या तुम में वासना नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इस तरह तुम्हें नजर आ रही हूँ, ऐसे कपड़ों में तुम्हें फिर भी अपनी आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा। क्या हो तुम? इतने सख्त कैसे हो? मैं मुस्कुरा रहा था कि तुम मुझे अपनी बातों में उलझा नहीं सकती। मैं अपनी वासना को अपने कंट्रोल में किए हुए हूँ।
मैं तुम पर कभी नहीं गिर सकता। तब उसने मुझे छोड़ दिया और मुस्कुराकर वो पेड़ पर चढ़ गई थी। अगर मर्द तुम्हारी तरह सोचने लगे तो औरतों पर कोई हमला नहीं करेगा। शायद तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन फिर भी उसका एक सवाल था। मैंने कई मर्द देखे हैं, वो जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके सामने इस शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद उनमें वासना जागने लगती है। भले ही वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन अपनी नज़रें झुका नहीं पाते। उनकी नज़रों को मैं बांध लेती हूँ, उनकी आंखें अपने आप उठती हैं। तुम्हारी आंखें क्यों नहीं उठ पा रही थी? मुझे बताओ कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया था? और अब उसे अपना राज बताने का समय था। मैं उसे वो राज बताने वाला था कि इतने समय से मैं उस पर मोहित क्यों नहीं हुआ। उसके ऐसे पारदर्शी कपड़ों से भी मैं उस पर मोहित नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ। कारण क्या था, वो जानना चाहती थी। और मैंने जवाब दिया, मुझे औरतें पसंद ही नहीं, मुझे मर्द पसंद है। मैंने कभी अपने चाचा को भी नहीं बताया। कॉलेज में एक लड़का है, मुझे बहुत पसंद है, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। लड़कियाँ तो कभी मुझे पसंद आई ही नहीं, दिल में जगह दे ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ। वो पिछल पैरी सन्न होकर पेड़ पर बैठी रही थी। उसकी आंखें खुली थी। शायद पहली बार उसे कोई ऐसा मर्द मिला था जिसे औरतें नहीं, मर्द पसंद थे। उस जगह से बचकर मैं भी आ गया था। शायद वो पिछल पैरी इतनी सन्न हो चुकी थी कि कुछ कर ही नहीं पाई। लेकिन उसकी वो डरावनी घटनाएं उन जंगलों में आज भी सुनने को मिलती हैं। 3 साल पुरानी ये घटना, उसके बाद से मेरे चाचा बदल चुके हैं। वो तो बस घर में बैठे रहते हैं और औरतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे उनके अंदर की वो लालच, वो वासना उस पिछल पैरी ने ख़त्म कर दी हो। उन्हें आज भी लगता है अगर किसी औरत पर बुरी नज़र डाली, वो पिछल पैरी वापस आ जाएगी। और मुझे भी कभी कभी लगता है ऐसी पिछल पैरियां सिर्फ जंगलों में ही क्यों रहती हैं, शहरों में रात को क्यों नहीं घूमती।